प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक 10th क्लास का त्रिकोणमिति। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए कुछ अनिवार्य चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। उनके बिना इस एक्सरसाइज को हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अमूमन बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि बताइए 10th क्लास की जो गणित है इसमें सबसे टफ टॉपिक आपको कौन सा लगता है, तो सब विद्यार्थी एक ही आंसर देते हैं कि सर हमें त्रिकोणमिति सबसे हार्ड लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति हार्ड नहीं है। इसका हार्ड लगने का एक कारण ये है कि जो भी गुरुजी हमें इस एक्सरसाइज को समझने के लिए अनिवार्य ये चीज़ें बताते हैं कि ये आपको आनी ही चाहिए, वो चीज़ें हम शुरुआत में याद नहीं करते, और वो शुरुआत में यदि हम याद नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा हमें जस्ट दूसरी एक्सरसाइज या पहली एक्सरसाइज में ही भुगतने को मिलेगा। क्योंकि हमने जो बातें बताई थी वो बातें बच्चों ने पढ़ी नहीं, और बच्चों ने वो बातें यदि नहीं पढ़ी हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन वो उनके समझ में नहीं आएंगे और त्रिकोणमिति उनके लिए टफ बन जाएगी। तो देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको त्रिकोणमिति। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे 3 नामों से बना है, वह है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रि का मतलब 3, कोण एंगल कोण होता ही है जो त्रिभुज की भुजाओं के बीच में बनेगा, और मिति होती है माप, अर्थात 3 कोणों की माप। हम यूं भी बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन है। देखिएगा, सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता है कि हमें इस त्रिकोणमिति का अर्थ पता होना चाहिए। आशा करता हूं आप त्रिकोणमिति का अर्थ समझ गए होंगे। अब आप देखिएगा, त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे अनिवार्य आवश्यकता जो है वो पड़ेगी समकोण त्रिभुज की, जो कि आप यहीं से गलती करना स्टार्ट कर देते हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में ही आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। हमें पता भी है, हमें ये भी पता है ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन पूरी बातें हमें समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पता होने के कारण ये एक्सरसाइज हमारे समझ में नहीं आती। तो देखो, एक त्रिभुज बनाया है मैंने ए, बी और सी, जिसमें मैं लिख देता हूँ बी कोण है वो 90 डिग्री का है। बी कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा, इस समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं के नाम हैं स्पेशल। 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा है उसको हम बोलेंगे कर्ण। अर्थात समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है और उसके सामने वाली भुजा को कहा जाता है हमेशा कर्ण। उसके अलावा 2 भुजाएं बच गई। इन दोनों भुजाओं में एक भुजा लंब है और एक भुजा आधार है। देखिएगा, इन दोनों भुजाओं में कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है, बच्चों से आज तक मैंने पूछा है, बच्चों ने एक ही जवाब दिया है कि सर जो खड़ा है वो लंब है और जो पड़ा है वो आधार है। देखिएगा, ये कोई नियम नहीं है। ये आधार भी हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये आधार ये लंब हो सकता है। देखिए, जैसे आपने कर्ण का निर्धारण किया था कि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण है, वैसे ही इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के अलावा 2 कोण और हैं। एक तो कोण ए है, एक कोण सी है। ये दोनों जो कोण है ये न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम के हैं। तो कोई सा भी न्यून कोण मान लो आपको दिया गया है, मान लो सी कोण दिया गया है आपको थीटा, जो कि न्यून कोण है। तो इस सी कोण के सामने वाली भुजा को, जब भी आप ये वाला कोण लेंगे तो इस कोण के लिए आप इसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानेंगे और बची हुई भुजा हो जाएगी आधार। अगर मान लो आपने थीटा ये नहीं लिया, ये कोण सी नहीं लिया, आपने कोण ए लिया है थीटा, और इस ए कोण के लिए आप बात करोगे तो फिर आपका कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण तो वही रहेगा,
केवल थीटा के सामने वाली भुजा है वो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। अब आप बात करेंगे कि सर अगर ये दोनों ही कोण दिए हुए नहीं हो तब भैया आपकी मर्जी है, तब आपकी मर्जी है। यदि आपको दोनों ही कोण दिए हुए नहीं है, न तो कोण ए दिया है न कोण सी दिया है, यदि मैं तब की बात करूं तो आप ए बी और बी सी में किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु यदि कोई कोण विशेष दे दिया कि सी कोण के लिए ही बात करनी है, तब भाई इसके सामने वाली भुजा को आप लंब बोलेंगे और बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। और अगर आप कोण ए के लिए बात कर रहे हो तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार हो जाएगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब समकोण त्रिभुज में हम पहचान गए कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का उपयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? दो जो भुजाएं बची हुई है लंब और आधार, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर। कर्ण को मैंने के लिखा है, लंब को मैं एल लिख देता हूँ, एल स्क्वायर प्लस आधार को मैं ए लिखता हूँ तो आधार स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिएगा अब देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी कोण 90 डिग्री का है और सी कोण मैंने थीटा माना है। अब हम इस थीटा कोण के लिए बात करेंगे, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे और बची हुई भुजा को हम आधार कहेंगे। अब देखिएगा इस त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की जरूरत पड़ेगी। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं। तो सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात हैं उन अनुपातों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। विद्यार्थी सीधा रट लेते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन बोलते किसको हैं, कोस बोलते किसको हैं, टेन किसको बोलते हैं, कोट किसको बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा कोण के लिए इस त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का जो अनुपात है इसको बोला गया साइन। कौन से कोण के लिए? थीटा कोण के लिए। तो थीटा साथ में लिखेंगे। इस चीज का अर्थ क्या है? इस चीज का अर्थ है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसको हम बोलेंगे साइन। ये इस चीज का अर्थ है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण लिखा है मैंने। इस चीज का क्या अर्थ है वापस सुनिएगा।
थीटा का मतलब है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज की भुजा, लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसको हम बोल रहे हैं साइन। तो लंब और कर्ण का अनुपात है उसे कहा जाता है साइन थीटा। आधार और कर्ण का जो अनुपात है इसे कहा जाता है कोस थीटा। लंब और आधार का अनुपात है न्यून कोण थीटा के लिए, इसे कहा जाता है टेन थीटा। आधार और लंब का जो अनुपात है इसे कहा जाता है कोट थीटा। कर्ण और आधार का जो अनुपात है इसे कहा जाता है सेक थीटा। और कर्ण बट्टा लंब का जो अनुपात है इसे कहा जाता है कोसेक थीटा। देखिए 3 मैंने इधर लिखे हैं, 3 इधर लिखे हैं। लंब बट्टा कर्ण कहलाता है साइन थीटा, तो इसका उल्टा कर्ण बट्टा लंब कहलाएगा कोसेक थीटा। ऐसे ही आधार बट्टा कर्ण कहलाता है कोस थीटा, इसका उल्टा कर्ण बट्टा आधार कहलाता है सेक थीटा। उसके बाद में लंब बट्टा आधार कहलाता है टेन थीटा, इसका उल्टा आधार बट्टा लंब कहलाता है कोट थीटा। ये 6 फॉर्मूले आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के याद होने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के इनके फॉर्मूले याद करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ट्रिक बोल सकते हैं जिसे आप, लाल बट्टे कक्का। अब इस लाल बट्टे कक्का का अर्थ क्या है सुनिएगा। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमने माना था साइन, जो कि लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण कोस, लंब बट्टा आधार ये टेन। बाकी 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। देखो लंब बट्टा आधार टेन है तो आधार बट्टा लंब कोट हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण कोस है तो कर्ण बट्टा आधार सेक हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण साइन है तो कर्ण बट्टा लंब कोसेक हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति सीखने के लिए। लाल बट्टे कक्का से आप याद कर लेंगे और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको भी आप याद कर लेंगे फॉर्मूले सहित। अब हम बात करते हैं, कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर ये नाम क्रमशः हमें याद नहीं होते, तो चलो मैं ये नाम आपको क्रमशः याद करवाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इनको क्रम से ही याद करें ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन यदि हम इनको क्रम से याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आगे आएंगी उन्हें हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको क्रम से याद करना है तो मैं क्रम से लिख देता हूँ। 1 नंबर पे हम याद करेंगे साइन थीटा, 2 नंबर पे हम याद करेंगे कोस थीटा, 3 नंबर पे हम याद करेंगे टेन थीटा, 4 नंबर पे हम याद करेंगे कोट थीटा, 5 नंबर पे याद करेंगे सेक थीटा और 6 नंबर पे याद करेंगे कोसेक थीटा। अब 10th क्लास के विद्यार्थी के सामने त्रिकोणमिति पहली बार सामने आती है तो वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से याद नहीं कर पाता है। तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको एक लाइन याद रखनी है कि साइन नाम को बाणियों, कोस चाल के 10 रुपया में कोट खरीदो, सर्दी को मौसम हो हाथ सेक के कोसेक और चलो। वापस सुनना, साइन नाम को बाणियों, कोस चाल के 10 रुपया में कोट खरीदो, क्यों? सर्दी को मौसम हो हाथ सेक के कोसेक और चलो। देखना
साइन नाम को बाणियो साइन थीटा, कोस चाल के कोस थीटा, 10 रुपया में 10 थीटा, कोट खरीद्यो कोट थीटा। कोट क्यों खरीद्यो? क्योंकि सर्दी को मौसम वो सर्दी लागी जना। हाथ सेक के मतलब सेक थीटा, कोसेक और चलियो मतलब कोसेक थीटा। साइन नाम को बाणियो साइन थीटा, कोस चाल के कोस थीटा, 10 रुपया में 10 थीटा, कोट खरीदो कोट थीटा। हाथ सेक के सेक थीटा, कोसेक और चलो कोसेक थीटा। यदि ये लाइन आपके याद हो जाती तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्रमशः याद हो जाएंगे। देखिएगा, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो कि मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। लंब बट्टा करण, कोस थीटा का आधार बट्टा करण, टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, कोट थीटा का आधार बट्टा लंब, सेक थीटा का कर्ण बट्टा आधार और कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। और इधर लिख देता हूँ लाल बट्टे कक्का। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 2 3 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, मतलब 1 नंबर पे साइन थीटा है तो लंब बट्टा कर्ण, 2 नंबर पे कोस थीटा है तो आधार बट्टा कर्ण, 3 नंबर पे टेन थीटा है तो लंब बट्टा आधार। अब हम आएंगे इधर और इनको नंबरिंग देंगे 4 5 6। 4 5 6 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात इनका उल्टा कर देंगे। 4 नंबर पे आता है कोट थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा लंब। 5 नंबर पे आता है सेक थीटा तो फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। और 6 नंबर पे आता है कोसेक थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो ये चीज़ आप याद कर लेना। इसके साथ ही हमें व्युत्क्रम संबंध याद करना है। तो व्युत्क्रम संबंध हम सीखेंगे तो ये डायरेक्ट इन फॉर्मूलों से भी पता चल रहा है कि साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा तो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। बस याद रखना है कि ये पहले वाला लास्ट वाले का व्युत्क्रम होता है, दूसरे वाला 5वें का व्युत्क्रम होता है, तीसरा चौथे का व्युत्क्रम होता है। अर्थात इन तीनों में रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो अब दूसरी चीज हमें ज़रूरत है व्युत्क्रम संबंध की, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका व्युत्क्रम होता है। तो देखिएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, मतलब पहले वाला लास्ट वाले का। तो साइन थीटा बराबर हम लिख देंगे कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 बट्टा कोसेक थीटा। ये हमें याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा होता है। तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? तो लास्ट वाला पहले वाले का है। फिर तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बट्टा साइन थीटा। ये साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा व्युत्क्रम होगा सेक का। तो कोस थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 1 बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम। ऐसे ही सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा? फिर सेक थीटा हो जाएगा कोस का, तो 1 बट्टा कोस थीटा। उसके बाद में बात करते हैं टेन और कोट की। तो ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात टेन थीटा बराबर लिख सकता हूं मैं 1 बट्टा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। तो ये व्युत्क्रम संबंध भी आपको याद कर लेना है। इतनी चीज़ें यदि आपको आती है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हैं, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, उन नामों का आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, आपको यह पहचानना आना चाहिए। उसके बाद में समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का उपयोग किया जाता है,
पाइथागोरस प्रमेय, उस पाइथागोरस प्रमेय का आपको पता होना चाहिए। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको क्रमशः याद कर लेना है फॉर्मूले सहित। और ये व्युत्क्रम संबंध, इतनी चीज़ें यदि आप पढ़ लेते हैं शुरुआत में, तो आपको त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज जब शुरू होंगी वो एक्सरसाइज आपके आसानी से समझ में आ जाएगी।